तो आज का टॉपिक कोलकाता क्यों है। खैर, जब आप इस केस के बारे में सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो अभी 1-2 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक रील आई। उस छोटी सी रील ने मुझे इस केस पर बड़ी वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर अरविंद डे का घर था। जून 2015 में इस घर में कुछ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया के लिए ये घर एक चर्चा का विषय बन जाता है। इतनी भयानक घटना घटित होने के बाद यहाँ आए दिन लोगों की भीड़ सिर्फ इस घर को देखने के लिए जमा होने लगी। अरविंद डे काम के सिलसिले में काफ़ी टाइम तक बेंगलोर में ही रहते थे। अरविंद डे बेंगलोर में एल्फ्रेड हावर्ड लिमिटेड नाम की इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे जॉब करते थे। अरविंद डे का पूरा परिवार फाइनेंशियली स्टेबल था। 1989 में रिटायरमेंट के बाद अरविंद डे वापस अपने घर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पर आ गए थे। ये बड़ा सा मकान अरविंद डे के पिता ने 1950 में बनवाया था। पिता के जाने के बाद घर 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्से में अरविंद डे के भाई अरुण डे रहते थे और घर का बड़ा हिस्सा अरविंद डे के हिस्से में आया था। अरविंद डे परिवार में उनकी पत्नी आरती के अलावा एक बेटा पार्थ डे और बेटी देवरानी थी। इन दोनों बच्चों की पढ़ाई शहर के महंगे स्कूल में करवाई जाती है। स्कूल के बाद दोनों बच्चों की कॉलेज कोलकाता के मशहूर राजा बाजार साइंस कॉलेज में करवा दिया जाता है। तो यहाँ देवरानी और पार्थ डे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करते हैं। पार्थ डे पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था, इसीलिए पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ इंटरव्यूज़ देता है और शुरुआत में छोटी मोटी कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन एक दिन ये दुनिया भर में मशहूर कंपनी इन्फोसिस में जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसे यहाँ नौकरी भी मिल जाती है। इन्फोसिस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लगने के बाद कुछ महीने बेंगलोर में जॉब करता है, लेकिन प्रमोशन होने के बाद पार्थ डे अमेरिका चला जाता है। दूसरी तरफ पार्थ की बहन इंजीनियरिंग के बाद उसी फील्ड में जॉब करने की बजाय अपने प्रोफेशन को फॉलो करती है। देवरानी को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए बीटेक के बाद वो म्यूज़िक सीखती है। उसके बाद देवरानी कोलकाता के मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल में म्यूज़िक टीचर बन जाती है। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेटा अमेरिका में अच्छी जॉब करता है, बेटी अच्छे स्कूल में म्यूज़िक टीचर है और घर पर अरविंद डे और आरती रिटायरमेंट के बाद आराम से सुखी जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद इस परिवार का सुख चैन खो जाता है। आरती बीमार पड़ जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि आरती को ब्रेस्ट कैंसर है। आरती को शहर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पूरी कोशिश करने के बावजूद आरती की जान नहीं बच पाती है और 2005 में आरती की डेथ हो जाती है। मौत की खबर मिलते ही पार्थ तुरंत भारत आ जाता है और उसके बाद पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से आरती का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आरती के चले जाने के बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया। दोनों बच्चे भी इस गम को नहीं भुला पा रहे थे। कई दिनों बाद भी तीनों का गम कम नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तीनों एक दूसरे से गुमसुम रहने लगते हैं। पार्थ ने भी अब अमेरिका वापस न लौटने का सोचा और बेंगलुरु में ही टीसीएस की नौकरी करने लगता है। समय बीतने के साथ भी पार्थ उस गम को नहीं भुला पा रहा था। यह देख के उसके कुछ करीबी सलाह देते हैं कि अपना ध्यान धर्म की ओर लगाओ, इससे तुम माँ के गम से बाहर आ सकोगे। इसके बाद पार्थ धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे पार्थ का झुकाव धर्म की ओर बढ़ने लगता है। पार्थ धार्मिक किताबें पढ़ते पढ़ते इतना डूब जाता है कि वो 2007 आते आते टीसीएस कंपनी से भी रिज़ाइन कर देता है और कोलकाता अपने घर पर ही रहने चला जाता है। दूसरी ओर देवरानी का हाल पार्थ जैसा ही था। उसका मन भी अब पढ़ाने में नहीं लगता था। 2007 के बाद देवरानी ने भी नौकरी छोड़कर घर पर ही रहने का फैसला किया। उस घर में 2 किराएदार भी रहते थे, लेकिन पार्थ और देवरानी के घर लौटने पर उनको वहाँ से जाना पड़ता है। अब इस घर में अरविंद डे, पार्थ डे और देवरानी साथ रहने लगते हैं। इन तीनों का ज़्यादातर समय केवल धार्मिक किताबें पढ़ने में ही लगा रहता है।
इसकी वजह से तीनों बाहर की दुनिया से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। रिश्तेदारों से भी इन तीनों की बात बंद हो गई थी। इसके चलते देवरानी और पार्थ की उम्र काफ़ी हो जाती है, लेकिन दोनों शादी भी नहीं करते हैं। इन्हीं सब में कुछ साल बीत जाते हैं। अब साल है 2015। आरती को मरे हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। इतने सालों से तीनों बस किताबों में ही उलझकर घर में कैद हो गए थे। तीनों बाहर से ही गार्ड के ज़रिए खाना मंगवाते थे और गार्ड से भी बस गेट से ही खाना अंदर ले लेते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। 10 जून 2015 को कुछ आसपास के लोग नोटिस करते हैं कि इस घर की सेकंड फ्लोर के बाथरूम से धुआं निकल रहा है। लोग इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड पार्थ के घर पर आती है। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। पुलिस के नॉक करने के बाद पार्थ दरवाज़ा खोलता है और हैरानी से पुलिस वालों को देख के पूछता है कि आप क्यों आए हैं। पुलिस वाले बोलते हैं आपके बाथरूम से धुआं निकल रहा है, शायद यहाँ आग लगी हुई है। पार्थ बोलता है कि वहाँ कोई आग नहीं लगी है। पुलिस वाले जोर देते हुए बाथरूम के गेट तक जाते हैं तो पता चलता है बाथरूम का गेट अंदर से बंद है। थोड़ी देर दरवाजे को पीटने के बाद अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया जाता है। दरवाज़ा टूटने के बाद जो नज़ारा दिखता है उसे देखते ही हर कोई दंग रह जाता है। बाथरूम के अंदर अरविंद डे की जली हुई लाश थी। पास में एक बोतल थी जिसमें थोड़ा पेट्रोल बाकी था और एक माचिस का डब्बा था जो लगभग जल चुका था। बाथरूम के बाहर एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराए। 77 साल का अरविंद डे। इसे देखकर साफ पता चल रहा था अरविंद डे ने आत्महत्या की है। पुलिस लाश को कब्जे में ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पिता की लाश देख के पार्थ पागलों जैसी हरकत करने लगता है। पार्थ की हालत खराब देखकर 2 पुलिस वालों को पार्थ पर नज़र रखने के लिए रख दिया जाता है। तब भी पार्थ अपनी पागलों जैसी हरकतें करना बंद नहीं करता है। इससे पुलिस वाले परेशान होकर उसे अपने साथ शेक्सपियर रोड पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में भी पार्थ पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसे देखकर पुलिस अधिकारी उसे शांत करता है और बोलता है, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर जो तुम्हारे मन में है उसे बताओ। ये सुनकर पार्थ रोते हुए पुलिस वाले के गले लग जाता है और बोलता है, मैंने जो कुछ किया है वो कानून की नज़र में गुनाह हो सकता है, लेकिन मैंने बस उनकी मोहब्बत में ये किया है। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर पुलिस अधिकारी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तुरंत कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर मुरलीधर को फ़ोन करके सब बताते हैं। मुरलीधर ये सुनकर पार्थ के घर की फिर से तलाशी लेने को बोलते हैं। जब पुलिस वाले जांच करने के लिए पार्थ के घर पर ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं तो वहां का दरवाज़ा बंद होता है। किसी तरह दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खुलते ही जो कुछ होता है उसे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। दरवाज़ा खुलते ही कोई डरावनी आवाज़ में पुलिस वालों को वेलकम कर रहा था। ये सुनते ही पुलिस वाले डर से कांप जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई भूत प्रेत की आवाज़ है। किसी तरह पुलिस वाले हिम्मत करके घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं वहाँ घर मध्यम रोशनी में नहाया हुआ है और घर के हर कोने में मंत्रों की जाप की आवाज़ आ रही है। घर में ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं और घर के लगभग सभी हिस्सों में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ था। पूरा घर देखने में भूतिया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर जादू टोना चल रहा है। कोई आम आदमी होता तो ये सब देखकर भाग जाता। पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं और आगे जो कुछ मिलता है उसे देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस वाले उस कमरे में जाने का फैसला करते हैं जिसमें पार्थ डे रहा करता था। कमरा खुलता है तो वहाँ पुलिस वाले देखते हैं फ्लोर पर खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा बिस्तर के ऊपर बहुत सारा ड्राई फ्रूट और पानी का ग्लास रखा हुआ था। साथ में पुलिस वाले देखते हैं कि बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े कोई सो रहा है। ब्लैंकेट एकदम साफ सुथरी थी। पुलिस वाले सोचते हैं इतनी देर से घर में हलचल होने के बावजूद
जो सो रहा है अभी तक उठा क्यों नहीं? पुलिस वाले जैसे ही ब्लैंकेट हटाते हैं, कंबल के अंदर एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल को बहुत ही अच्छी तरीके से नया कपड़ा भी पहनाया हुआ था और कंकाल को इस तरीके से रखा था जैसे कि कोई सो रहा हो। पुलिस कंकाल के आसपास तलाशी लेती है तो इस कंकाल के आसपास 2 कुत्तों के कंकाल भी मिलते हैं। पुलिस इन सभी को तुरंत अपने कब्जे में लेते हुए आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देती है और तलाशी के बाद घर में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 20,000 से ज़्यादा किताबों को बरामद किया जाता है। इन किताबों में ज़्यादातर आत्मा के रहस्यों की किताबें, मरने के बाद रहस्यों से जुड़ी किताबें, भगवान और दुनिया से जुड़ी किताबें थीं। घर के अंदर से 12 लैपटॉप और कई सारे स्पीकर बरामद किए जाते हैं और साथ में वहाँ डायरीज और कई सारे हैंड रिटन नोट्स भी बरामद किए जाते हैं। दरअसल दरवाज़ा खुलते ही जिस आवाज़ ने पुलिस वालों का वेलकम किया था, वो सब साउंड सिस्टम पर सेट किया गया था। ये सारे स्पीकर घर के हर जगह सबकी नज़रों से छुपा कर रखा गया था, जिस पर हर समय धार्मिक मंत्र बजते रहते थे। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। पुलिस फिर से पार्थ डे से पूछताछ करती है और जो खुलासा पार्थ करता है, एक बार तो उस पे यकीन करना भी मुश्किल होता है। पार्थ बोलता है, माँ की मृत्यु के बाद हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। इसी के बाद किसी ने हमें धार्मिक किताबें पढ़ने की सलाह दी ताकि हम शांति हासिल कर सकें। इसके बाद हम सभी इतने ज़्यादा इन सब में खो गए थे कि दिन रात बस इन्हीं सब में ध्यान लगाने लगे। अकेलेपन की वजह से देवरानी ने 2 कुत्ते पाल रखे थे। घर के लोग तो छोड़ो, घर का कुत्ता भी घर से बाहर नहीं जाता था। महीनों तक बस घर के अंदर ही कैद रहता था। फिर 2014 के अगस्त महीने में दोनों कुत्तों की मौत हो जाती है। कुत्तों की मौत से देवरानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देवरानी को इतना परेशान व उदास देखकर पार्थ कहता है कि न तो हम उन कुत्तों को बाहर फेंकेंगे और न ही उनकी मौत के बारे में किसी को बताएंगे, बल्कि इन कुत्तों को हम अपने पास ही रखेंगे ताकि ये हमसे दूर न जा सके। इसके बाद दोनों मरे हुए कुत्तों को देवरानी के कमरे में छोड़ दिया जाता है। उन मरे हुए कुत्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। कुत्तों की मौत के बाद देवरानी भी बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी और थोड़ा बहुत पानी पिया लिया करती थी। बहुत ज़्यादा भूख लगने पर कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिया करती थी। घर की सुख शांति के लिए देवरानी उपवास पर चली गई। पार्थ ने भी कुछ नहीं बोला। उसे भी इन सब चीज़ों में यकीन था। इसके चलते दिसंबर महीने के अंत में देवरानी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। मृत्यु के समय देवरानी की उम्र 50 साल थी। पार्थ के मुताबिक अपनी बहन से वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इसीलिए बहन की मौत के बाद वह फैसला करता है कि उसकी लाश को वह हमेशा अपने कमरे में ही रखेगा ताकि वो उससे दूर ना हो सके। शुरू में पिता इसका विरोध करते हैं, लेकिन पार्थ उन्हें यकीन दिलाता है कि एक दिन देवरानी की आत्मा फिर से आएगी और वो फिर से ज़िंदा हो जाएगी। पार्थ देवरानी की मौत की खबर किसी को नहीं लगने देता है। उनके रिश्तेदार भी यह बात नहीं जानते थे। लाश के गलने की वजह से बदबू बाहर न जाए, इसीलिए 24 घंटे एसी ऑन रहता था। घर के सभी खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से कपड़ों से सील कर दिया गया था। 11 मई 2015 में पार्थ डे का 44वां बर्थडे भी आता है। इस दिन उसके चाचा चाची केक लेकर उसके घर आते हैं, लेकिन पार्थ घर के बाहर ही केक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेता है और उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। उनको भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि घर के अंदर 2 कुत्तों और एक मनुष्य की लाश पड़ी है। पार्थ बताता है कि देवरानी की लाश को वो अपने कमरे में अपने ही बेड पर रख लेता है और वो रात को उसी की लाश के पास सोया करता था। पार्थ ये भी दावा करता है कि रात में उसके बहन की आत्मा उससे बात करती थी। पार्थ डेली अपनी बहन की कंगाल को नाश्ता करवाता था और रात का खाना भी उसके साथ ही खाता था। साथ में उसके लिए बहुत सारे पिज़्ज़ा, बर्गर और ड्राई फ्रूट्स भी ऑर्डर करता था। वह रोज़ बेडशीट और ब्लैंकेट भी बदल देता था। साथ ही बहन के कंगाल के कपड़े भी रोज़ चेंज करता था।
इस खुलासे के बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं और पार्थ डे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन पार्थ डे ने ना तो अपने पिता की आत्महत्या में कोई भूमिका निभाई थी और न बहन को मारा था और न ही कुत्तों को। इसलिए पार्थ पर आईपीसी की धारा 268 तथा 279 के तहत ही मामला दर्ज किया जा सकता था। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पार्थ डे को जेल भेजने के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि पार्थ दिमागी रूप से पूरी तरह बीमार हो चुका है, इसीलिए कुछ महीनों तक पार्थ का इलाज उसी मेंटल हॉस्पिटल में चलता है। कुछ महीने बाद जब पार्थ की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन उसे घर भेजने के बजाय मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ वो लोगों की थोड़ी बहुत सेवा भी कर सके और पूरी तरह स्वस्थ भी हो जाए। वहाँ जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो पार्थ के घर के सामने लोगों की भीड़ लग जाती थी। 2015 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस घर को देखने के लिए रोज़ाना 200 से 400 लोग आते थे। ये सिलसिला महीनों तक चलता है। मीडिया ने इस घर को कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया था। ये खबर पूरी कोलकाता में ही नहीं बल्कि नेशनल पैमाने पर इस खबर को कवरेज मिली थी। कुछ महीने बाद जब पार्थ की हालत और सही हो जाती है तब उसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी से भी छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद पार्थ अपने उसी घर में वापस लौटता है। हालांकि घर आने के बाद वह ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुकता है और कुछ समय बाद लगभग 40 करोड़ में घर को बेच देता है। अपने घर को बेचने के बाद वो ज़्यादातर पैसे बैंक में ही रख देता है और सेंट्रल कोलकाता में एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगता है। यहाँ भी पार्थ सोसाइटी से बिल्कुल अलग ही रहता है। 2015 से 2017 तक वो इसी घर में रहता है, मगर 2017 में एक बार फिर से इतिहास दोहराता है। 21 फरवरी 2017 पार्थ जिस फ्लैट में रहता था, अचानक उसी फ्लैट के बाथरूम से लोगों ने धुआं उठते देखा। तुरंत पुलिस वालों को जानकारी दी गई। पुलिस आकर दरवाजे पर दस्तक देती है मगर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। तुरंत पुलिस गार्ड के पास मौजूद स्पेयर की से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसती है और बाथरूम की ओर भागते हुए जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। पुलिस वाले तुरंत बाथरूम के दरवाजे को खोलते हैं। यहाँ फिर वही नज़ारा देखने को मिलता है जो 2015 में देखने को मिला था। बाथरूम के अंदर पार्थ की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। बगल में ही पेट्रोल का खाली डब्बा भी था और जली हुई माचिस की तीलियां भी वहां पर थी। जिस तरह पार्थ के पिता ने आत्महत्या की थी, ठीक उसी तरह पार्थ ने महज 46 साल की उम्र में अपने आप को जला दिया था। इस तरह पूरा परिवार बस कुछ सालों में खत्म हो गया। कहा जाता है माँ की मौत के बाद तीनों को आपस में बिछड़ने का डर इतना हुआ कि इसी डर से न तो देवरानी की शादी की गई और न ही पार्थ ने अपनी शादी की। पार्थ के घर से जो डायरी और हैंडरिटन नोट्स बरामद किए गए थे उनकी जांच की गई। कई खुलासे हुए थे। पता चलता है कि माँ की मौत के बाद घर के तीनों सदस्यों ने आपस में बातचीत बंद कर दी थी और ये लोग सिर्फ कागज़ पर लिख कर आपस में बात किया करते थे। इसीलिए घर के लगभग सभी हिस्सों से छोटे छोटे नोट्स मिले थे। वहीं कुछ ऐसे नोट्स भी मिले थे जिसके आधार पर दोनों भाई बहन को लेकर कुछ अखबारों द्वारा बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया था। उन बातों में कितनी सच्चाई थी यह कोई नहीं जानता है, इसलिए उन्हें बताना भी ठीक नहीं होगा। तो ये थी कहानी कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर की। अगर आप लोगों को ऐसी ही और कहानियाँ सुननी हैं तो फॉलो करो।